चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। प्रदूषण के अंतर्गत ही हम लोग प्रदूषक को पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और सारे प्रदूषण से संबंधित प्रदूषकों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रदूषक होता क्या है। ठीक है, प्रदूषक होता क्या है, पॉल्यूटेंट होता क्या है। तो कोई भी पदार्थ या क्रिया जो मनुष्य या उसकी प्रकृति को प्रदूषित करे, ठीक है, उसको प्रभावित करे, क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। यही पॉल्यूटेंट कहलाता है, याद रख लेना। जो हमारी मनुष्य को या उसकी एक्टिविटी को मतलब प्रभावित करे, और प्रभावित कैसे, नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा तो वो प्रदूषक कहलाएगा, याद रख लेना। अब प्रदूषक की कुछ श्रेणी है ना, कुछ कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है, उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जिनका क्या होता है, विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, याद रख लेना, उसी को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, विघटन नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो बहुत कम रूप में होगा, बहुत कम रूप में होगा। जैसे एग्जांपल ले लें तो एल्यूमिनियम के डिब्बे, पारा है ना, उसके यौगिक ले लो, एस्बेस्टस ले लो, लोहा ले लो, फिनॉल के कुछ यौगिक ले लो, कांच, बेंजीन, पीएचसी, पेस्टिसाइड या डीडीटी, इन सब का क्या होता है, ये आपके पॉल्यूटेंट्स है। इसका बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाता, इसी कारण ये आपका क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। इसको याद रख लेना। ये वातावरण में एकत्रित हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होकर के ये प्रदूषक होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे दिल्ली में प्रदूषक बड़े बड़े आपके कूड़े के ढेर दिखाई देता है। तो उसी तरीके से ये भी जो पेस्टिसाइड, कांच, आपके प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के डिब्बे या छोटे एस्बेस्टस, लोहा, फिनॉल के यौगिक हैं, ये सब एक जगह इकट्ठा होकर के वो प्रदूषण के रूप में आपका यूज होने लग जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। इसी का उल्टा हो जाता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक, जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो बायोडिग्रेड हो सकता है। ठीक है, याद रख लेना। इसमें देखोगे आपका ये क्या है, इसका अपघटन हो सकता है, इसमें आपका अपघटन या विघटन बोले, डिकम्पोजिशन आपका नहीं हो पाता है, उसका हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना, ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि घरेलू वाहित मल, डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं, रबर, कपड़ा, कागज, लकड़ी, इसको जला लेते हो ना भाई, या कागज है तो कागज आपका मिट्टी में दब जाता है, वो बायोडिग्रेड हो जाता है, ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाता। ये सब पदार्थ क्या है आपका, इनका सूक्ष्म जीव जंतुओं के द्वारा आपका क्या हो जाता है, अपघटन कर लिया जाता है, और अपघटन कर कर इसको बायोडिग्रेड किया जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए प्राथमिक प्रदूषक पूछेगा ना, कौन कौन सा निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, क्वेश्चन में आएगा। तो आप लोग को क्या लेना है, ये प्रदूषक इसी अवस्था में पर्यावरण में मुक्त होते हैं, ये प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, मतलब ये चेंज होकर के, अपने मूल स्वरूप से चेंज होकर के प्रदूषक के रूप में नहीं होते, ये स्वयं जो जैसा है उसी तरीके से रहेगा, याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये देखिए मूल स्वरूप में रहते हैं, ये प्राइमरी आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जिसको कणिकीय पदार्थ कहेंगे, एरोसोल आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, फ्लाई एस हो जाएगा, है ना, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, याद रख लेना, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, डीडीटी का फुल फॉर्म। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई, है ना, फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो इसको याद रख लेना, किसका, डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, याद रख लेना। तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपका मूल स्वरूप में ही रहते हैं, इस कारण इसको
प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। तो इतना को याद रख लेना। ओके, अब इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा, सल्फर ऑक्साइड दे देगा, और एक ठो रह जाएगा क्या भाई, तो इसमें दे देगा आपका रबर, या आपका देख लो उसको दे देगा जैसे कि प्लास्टिक। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत कौन सा नहीं है पूछा जाएगा, तो इसको ले लेना है। ये तीनों तो है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए द्वितीयक प्रदूषक किसको बोलते हैं? द्वितीयक प्रदूषक, इसको भी आप लोग को जानना पड़ेगा। तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इन प्रदूषकों का निर्माण प्राथमिक प्रदूषक के आसपास होगा, है ना, आसपास होगा और आपस में क्रिया करने से होगा। कई प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके इसी से बनेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, याद रख लेना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, फोटोकेमिकल स्मोग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोग, लंदन स्मोग, ये क्या होता है अभी देखेंगे। फोटोकेमिकल स्मोग, लंदन स्मोग, ये होता क्या है इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहां पर देखोगे, देखिए फोटोकेमिकल, लंदन स्मोग, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, पेन बोलते हैं, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओजोन का आपका फार्मूला है O3, ओजोन। इसके अलावा सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, ठीक है, SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सब क्या हैं, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, याद रख लेना, द्वितीयक प्रदूषक। अब ये आपका देखोगे तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है ना, उसी के आपस में क्रिया करके इसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के द्वारा क्या बनता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। ये आप लोग को याद रखना है। किसी को कोई दिक्कत क्या, तो ये हो गया द्वितीयक प्रदूषक, इसको याद रखो। ये द्वितीयक में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो द्वितीयक में एक चीज आप लोग समझ गए होंगे, देखिए यहां पर एक फोटोकेमिकल स्मोक और एक लंदन स्मोक, ये दोनों किस में आता है, द्वितीयक प्रदूषक में आता है। इसके बाद ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखोगे जो द्वितीयक प्रदूषक के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, उसको कहा जाता है सिनरिज्म, ठीक है, सिनरिज्म याद रख लेना, ओके। और जो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में देखा जाए तो द्वितीयक प्रदूषक अधिक क्या होगा, विषैला होता है, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ज्यादा आपका विषैला होगा, ज्यादा खतरनाक होगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे मात्रात्मक प्रदूषक, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, याद रख लेना। समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आज हम लोग को इसको कवर करना है। और ये आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो पीडीएफ से आप लोग उसका नोट्स बना करके तैयारी करोगे। बाकी एक बार सुनिए अच्छे से। मात्रात्मक, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, मात्रा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये देखोगे सामान्य रूप से वातावरण में रहते हैं, ठीक है, और परंतु यह प्रदूषक तभी बनते हैं जब इनकी सांद्रता ज्यादा हो जाए, एक निश्चित सीमा को पार कर जाए, ठीक है। एक निश्चित सीमा को पार कर जाए तो वो क्या कहला जाएगा, प्रदूषक। मतलब एक निश्चित कम है, वो कम क्वांटिटी में है, कम मात्रा में है, तो प्रदूषक नहीं है।
लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में वो ढेर बन जाए तो प्रदूषक के रूप में होगा। इसी कारण उसको मात्रात्मक कहा जाता है। जब क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी मात्रा या क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, मात्रात्मक प्रदूषक कहेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, वो हमारे वातावरण के संतुलन के लिए अनिवार्य चीज है। लेकिन जब किसी जगह में, निश्चित जगह में, किसी फिक्स एरिया में ये बढ़ जाए, ठीक है, किसी फिक्स एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रदूषक के रूप में हो जाएगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, जरूरी है, लेकिन इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो ये प्रदूषक के रूप में काम आएगा, ठीक है, प्रदूषक बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको जानना है, ठीक है। तो मात्रात्मक प्रदूषक के एग्जाम्पल को याद रख लेना, CO2 और NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद गुणात्मक प्रदूषक, गुणात्मक क्वालिटी इसका ज्यादा रहता है। गुणात्मक ये सामान्य रूप से वातावरण में नहीं होते हैं, ठीक है, ये वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, किंतु याद रख लेना, किंतु मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा, मनुष्य की ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये वातावरण में आ जाते हैं। क्वालिटी के कारण, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लूं, कोई आपका परफ्यूम ले लो, ठीक है, परफ्यूम ले लो, परफ्यूम सामान्य सी लगा कर आए, वो कहीं पर है नहीं, लेकिन हम लोग लगा के आ जाते हैं। लेकिन उसका ज्यादा लगा लिया जाए और कहीं पर बैठ जाओ तो उन लोग, वहां के आसपास के लोगों को वो प्रदूषक के रूप में काम करेगा, उन लोग वहां पर बैठ नहीं पाएंगे, ये कैसा स्मेल कर रहा है करके। तो इसी तरीके से ये ह्यूमन एक्टिविटी से आया ना भाई, ठीक है। इसी में आपका देखोगे, ये एग्जाम्पल में जस्ट परफ्यूम का दे दिया, बहुत हार्ड लगा कर आ गए तो भी आपका प्रदूषक बन जाता है। लेकिन इसी में हम लोग देखें कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, एक देखिए वो खेत में नहीं रहता, खेत में हम लोग अपने फसल को बढ़ाने के लिए डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ के जो भूमि है ना, वहाँ के जो फर्टाइल लैंड है उसको वो क्या करता है, असर करता है, अफेक्ट करके उसको वो उसके लिए क्या बन जाता है, पॉल्यूटेंट्स बन जाता है। कवकनाशी पानी के लिए, शाकनाशी, हर्बिसाइड्स, ये सब क्या है भाई, तो ये याद रख लेना, ये क्वालिटेटिव क्या है, पॉल्यूटेंट्स है। तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स में आप लोग क्या क्या जानोगे, तो हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये याद रख लेना। क्वांटिटेटिव में CO2 और NO याद रख लेना, है ना। प्राथमिक में सारे गैसों को, और आपका सेकेंडरी में क्या, H2O2, है ना, हाइड्रोजन पराक्साइड, आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। इस तरीके से उसको जान लेना, ओजोन, ये सब आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं प्रदूषक के अन्य प्रकार और देख लेंगे, थोड़ा बहुत और प्रकार है। जैसे कि हम लोग एक नेचुरल पॉल्यूशन आप पढ़ते हो, प्राकृतिक प्रदूषण, एक आपका कृत्रिम प्रदूषण जिसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो और आर्थ्रोपोजेनिक बोल सकते हो, याद रख लेना। एक ऋणात्मक होता है नेगेटिव पॉल्यूशन, और एक होता है धनात्मक जिसको पॉजिटिव पॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए ये चार प्रकार देख लेना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, या उसी को आर्थ्रोपोजेनिक बोलते हैं, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेचुरल कौन सा होता है, जैसे कि प्राकृतिक स्रोतों से जो प्रदूषण उत्पन्न होगा, जैसे कि धान के खेत व पशु में आपका CH, है ना, ठीक है, दलदल, वनों में आग, इन सब के द्वारा जो प्रदूषण होगा, वन में आग लग जाए, धुआं हो जाएगा, प्रदूषण ही है, ठीक है। आपका दलदल बढ़ जाए, ठीक, खेत पशु में आपका ये सब हो जाए, ठीक, तो ये आपका क्या है, प्रदूषण है। प्राकृतिक रूप से आपका कृत्रिम कौन सा हो जाएगा, मानव क्रियाकलाप के द्वारा कोई प्रदूषण हो जाए उसको बोला जाएगा आपका, जैसे कि कुछ खा रहे हो, सड़े गले चीज को बीच में कहीं पर फेंक दे रहे हो, तो आपका कृत्रिम है, ठीक है, याद रख लेना। ऋणात्मक और आपका धनात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको देख लो।
वांछित पदार्थों का किसी सही जगह से हटाना ऋणात्मक प्रदूषण, मतलब प्रदूषण में कमी आना। तो वांछित पदार्थों का किसी जगह से, ठीक है, हटाना या अनुपस्थिति जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाए, ऋणात्मक प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अधिकतम चराई कर रहे हो तो चराई करने से वहां पर अपर्दन हो जाएगा, मृदा अपर्दन हो जाएगा और वहां प्रदूषण फैल जाएगा। धनात्मक प्रदूषण, अवांछित, ये वांछित है ना, डिजायर्ड, और ये आपका अनवांटेड। अनवांटेड, अवांछित पदार्थों की गलत जगह पर उपस्थिति या उसको गलत जगह में डालना जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाए, उसको बोला जाता है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या, देखिए ये डिजायर्ड एरिया है, ठीक है, याद रख लेना, और ये आपका अनवांटेड, अनडिजायर्ड बोल सकते हो, ठीक है, ओके, याद रख लेना। तो डिजायर्ड पदार्थ का जहां पर रहना चाहिए उस पदार्थ का कम हो जाना, और जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर कुछ चीज हो जाए तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और जहां पर नहीं है ना, है लेकिन होना चाहिए वो नहीं हो जाए तो वो आपका कम हो जाना, उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके सारे टाइप्स को देख लिए। क्या क्या देखे भाई, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं इतना को। देखिए प्रदूषक, देखे प्रदूषक के कुछ कैटेगरी, जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कौन कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप समझ गए। प्राथमिक और द्वितीयक देख लिए। प्राथमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर ऑक्साइड, SO2। मतलब एक प्रकार से देखोगे तो CO और SO आपका NO इस तरह 2 में रहता है। कड़िकी पदार्थ PM, एरोसोल, डस्ट, धुआं, ये सब आ जाता है, DDT आ जाएगा। द्वितीयक में देखोगे तो फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक, ये होता क्या है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आपका ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो गया। उसके बाद आपका मात्रात्मक में CO और CO2 और NO, और आपका देखोगे यहाँ पर तो ये आपका मात्रात्मक, एक गुणात्मक में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड। क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद चार्ट हो और देखिए, ठीक, नेचुरल, आर्टिफिशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो नेचुरल आपका देख लो, प्राकृतिक, धान वान, दलदल, ये सब में होने वाला, मानव के द्वारा होने वाला कृत्रिम कहला जाएगा ऋणात्मक। जहाँ पर होना चाहिए लेकिन वो अब कम हो रहा है तो आपका ऋणात्मक हो गया। जहाँ पर नहीं होना चाहिए लेकिन वहाँ पर डाला जा रहा है मतलब पॉजिटिव जुड़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, याद रख लेना। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत क्या? तो अब इसके प्रकार देखेंगे, एक एक प्रदूषण को देखेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए प्रदूषण तो हो गया, अब प्रदूषण के प्रकार को देखेंगे, अलग अलग प्रकार। तो प्रकार में आप देखोगे वायु प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ठीक, इसमें आप देखोगे वायु, ध्वनि, जल हो गया। फिर मृदा को नहीं देखेंगे, उतना खास है नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद जैव पदार्थ, ठीक है। उसके बाद आपका देखोगे इसी में रेडियो एक्टिव, इसका जो एक्टिविटी, इसमें प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपका इस तरीके से सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, आपका इसका अपशिष्ट, इसको भी देखेंगे, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ का जो मैनेजमेंट है, जैव पदार्थ देखेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ देखेंगे, ये सब हम लोग को देखना है, समझना है। तो एक एक प्रकार को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इसका वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण याद रख लेना, एकदम शॉर्ट नोट्स बना दिया हूँ, कवर हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। बात समझ आ रही है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है?
एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, हाईलाइट करूंगा, उसको अलग से लिखना। WHO कहता है कि वायु के घटकों में परिवर्तन होना या वायु में दूषित पदार्थ की मात्रा का बढ़ जाना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है WHO के अकॉर्डिंग। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग ये सब कहने का मतलब है, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिक्स है, आर्गन की मात्रा फिक्स है, नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स है, तो ये सब वातावरण में फिक्स रूप में है ना, वातावरण में फिक्स रूप में है। अब इस वातावरण में ये फिक्स रूप में है, अब किसी जगह में ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो ये कम ज़्यादा जो हो रहा है इसी को कहते हैं हम लोग वहाँ पर उस स्थल पर उस चीज की प्रदूषण, तो उसी को बोलते हैं वायु प्रदूषण। अब एक जगह बढ़ा तो सब जगह नहीं बढ़ेगा, रायपुर में वायु प्रदूषण आ जाएगा तो जरूर नहीं कि बस्तर में भी वायु प्रदूषण हो, अलग अलग यहाँ की वायु इम्बैलेंस होगा तो ये प्रदूषण है। लेकिन कहीं जगह का वायु का जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस नहीं होकर के बैलेंस्ड रहेगा तो वो प्रदूषण नहीं कहलाएगा। तो याद रख लेना, कहीं पर कम प्रदूषण, कहीं पर ज़्यादा प्रदूषण, इस तरीके से होते रहता है। तो मेन कहने का मतलब है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, एटमॉस्फेयर में जो भी वायु का है ना, वायु का या गैसेस का जो स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर, वो जब ऊपर नीचे होता है हमारे एक्टिविटी के कारण तो उसी को कहते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। याद रख लेना। तो उसी को लिखा है वायु के घटकों में परिवर्तन, ठीक है, उसके कंपोनेंट में परिवर्तन या वायु में दूषित पदार्थ का बढ़ जाना, उसकी मात्रा बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना। अब ये जैव समुदाय के लिए, जो जीवित समुदाय है उसके लिए त्वरित और दूरगामी रूप से ये क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, इस कारण ये घातक होता है और वायु में यह परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोग को वायु प्रदूषण का फार्मूला डेफिनेशन याद रखना है। अब इसके स्रोत क्या है, तो एक तो प्राकृतिक स्रोत होगा, नेचुरल होगा, नेचुरल सोर्स होगा, इसके सोर्स नेचुरल, और एक मैन मेड सोर्स होगा, मैन मेड मानव जनित, जिसको हम लोग कृत्रिम भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक, किसी वन में आग लग जाना, बात समझ आ रही, किसी वन में आग लग जाना, कहीं पर आपका वेल्केनो ज्वालामुखी उद्गार हो जाना, कहीं पर आप देखोगे पेड़ का दहन हो जाना, जैसे कि कहीं पर पेड़ को आग लगा देते हैं, तो ये सब क्या है, आपका नेचुरल है। लेकिन मैन मेड देखोगे, गैस व धूम्र, कहीं पर आप सिगरेट पी रहे हो तो वहाँ के वायु में आप वहाँ का वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, कहीं पर कारखाना लगा दिए तो कारखाना में चिमनी से धुआं निकलेगा तो वहाँ का वायु प्रदूषण हो जाएगा। कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, तो कारखाना है तो वहाँ पर से आपके धुएं के साथ साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स, कणिकीय पदार्थ निकलते हैं और वो पूरे उस एरिया के वायु में मिल जाएंगे। अब वायु को सांस लोगे या कुछ भी करोगे या तो वो क्या है, आपके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, हीट उष्मा दहन से, हीट बढ़ने से, ये भी हमारे मैन मेड है, याद रख लेना। तो इसको आप लोग को जानना था। ठीक है, दो सोर्स हैं, एक तो नेचुरल हो जाएगा, एक हम लोग है ना खुद करेंगे, जिसको मैन मेड बोलेंगे, मानव जनित। ठीक है, अब वायु प्रदूषक को उनकी प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर भाई, प्रकृति के आधार पर, कितने वर्ग में, 2 वर्ग में हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो इसमें एक हो जाएगा गैसियस एयर पॉल्यूशन और एक हो जाएगा पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन। मतलब पार्टिकल मतलब कणिका का एयर में चला जाना और एक गैस का ही एयर में चले जाना। जो शुद्ध एयर है उसमें कोई गैस जो आपको हानि पहुंचाता है, वैसा गैस का उस एयर में मिल जाना। दूसरा चीज, कोई छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स हैं, वो उस एयर में मिल जाते हैं, तब सांस लोगे तो वो भी अफेक्ट करेगा। इस तरीके से प्रकृति के, नेचर के आधार पर देखा जाए, नेचर के आधार पर तो 2 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग इसी में देखते हैं गैस वाली चीज को। ठीक है, गैस वाली चीज को देख लेते हैं, तो ये नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आप लोग को
कवर करना है। देखिए चलिए गैस वाले देखेंगे तो गैसीय वायु प्रदूषक, गैसियस एयर पॉल्यूशन, ये क्या बोलता है भाई कि गैसीय प्रदूषकों को उनके स्रोतों के आधार पर अलग अलग उपवर्ग में डिवाइड किया गया है। उपवर्ग कौन कौन सा है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और CO2, ठीक है, CO2, ये सब देखोगे तो जीवाश्म ईंधनों को, है ना, फॉसिल फ्यूल को आपका देखोगे उस अर्थात खनिज तेल या कोयला, उसको जलाते हैं तो जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO और CO2 कर लेना भाई इसको। तो जब फॉसिल फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो आपके बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और वहां के बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर देता है और वो आपके लिए क्या हो जाता है, गैसीय वायु प्रदूषक। बात समझ आई, तो इसको याद रख लेना। किसके आधार पर होता है भाई, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से, इसको जलाते हैं, इसका दहन करते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं इसको, याद रख लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो याद रख लेना है, देखिए हाइड्रोकार्बन, अभी गैसियस वाला पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में देखोगे तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अपूर्ण रूप से दहन, मतलब पूर्ण रूप से वो जल नहीं पाता, तो अपूर्ण, जैसे कि आप देखते हो लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को जलाकर आप, वो अच्छे से सूखा हुआ लकड़ी है, जल अच्छे से जल रहा है तो धुआं नहीं करता, लेकिन कच्चा वाला लकड़ी है जो अच्छे से जलता नहीं है, अच्छे से नहीं जलता है तो वो धुआं करता है, बहुत ज़्यादा धुआं देता है, ठीक है। ठंडी के दिनों में आग तापते हो ना, आग तपीस होता है आपका, ठीक है, आग के किनारे में जला करके बैठते हो तो आप अच्छे से नहीं जलता है तो जोर जोर से फूंकने लग जाते हो, तो वही है। तो कोई चीज अपूर्ण रूप से दहन होगा तो उससे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होगा, हाइड्रोकार्बन्स जा करके आपके एटमॉस्फेयर में या एयर में उसको क्या कर देता है, इम्बैलेंस करके गैसियस पॉल्यूशन का निर्माण करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है इसको, याद रख लेना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखोगे तो रेफ्रिजरेशन, आपके रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, AC लगा रहता है, यहीं से CFC निकलता है, तो एरोसोल कैन और रेफ्रिजरेशन प्रणाली से क्या निकलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा, और ये आपके एटमॉस्फेयर में जाता है और ये ओजोन लेयर को प्रभावित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। और ओजोन लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, क्या भाई, ओजोन लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। ओजोन लेयर प्रभावित होता है तो आप सब जानते हो कि क्या होने वाला है, अल्ट्रावायलेट रेस है वो क्या है, आपके पृथ्वी में पहुंच जाएगा और वो आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, SO1 कर लो, इसमें 2, 3 जितने भी डाल सकते हो। तो गंधक युक्त जीवाश्म ईंधन के जलाने से या जलने से निकले हुए सल्फर की यौगिक, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, H2SO4, ठीक है, ये सब होने से क्या होगा, आपका ज्यादा इसकी अधिकता बढ़ने से, देखिए H2SO4 आपका देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4, ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ये सब क्या है, एसिड रेन, ये इस तरीके से प्रदूषक के रूप में काम आता है, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान, है ना, ईंधन के दहन, रासायनिक उर्वरक से क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा और NO2 के ऑक्साइड यौगिक निकलेंगे और ये क्या बना लेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इस तरीके से ये सब बना लेता है, जो क्या है, प्रदूषक के रूप में काम करता है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन तो सूती वस्त्र के जब विरंजन होगा, ब्लीचिंग, ठीक है, आप लोग याद रख लेना, क्लोरीन ब्लीचिंग, हाँ, तो सूती वस्त्र के विरंजन और अन्य रासायनिक क्रिया के कारण देखोगे तो क्लोरीन आपका होता है, क्लोरीन विरंजित होता है और ये क्लोरीन आप गैस में मिल करके गैसियस पॉल्यूशन के रूप में काम आता है, याद रखना। काम आना मतलब नहीं, प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ और, ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन से
अल्डेहाइड आता है, एल्डिहाइड बोलते हैं, अल्डेहाइड नहीं एल्डिहाइड। ठीक है, मीथेन गैस धान के खेत में जुगाली करने वाले पशुओं के आपके उससे तो हवा में छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होता है, ये प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से याद रख लेना। अब अगला देखेंगे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आपका कणिकीय वायु प्रदूषक। तो इसमें हम लोग को जानना है एक एक को। ठीक, पार्टिकुलेट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना भाई। ये देखोगे तो एरोसोल इसमें याद रखना है, एरोसोल। और इसी को पूछता है एरोसोल, हवा में लटके हुए ठोस पदार्थ, कणिका, कण, ठोस कण या तरल कण, ठोस या तरल कण, आपका ये किस में रहेगा? एयर, एयर में रहेगा। इसी को कहा जाता है एरोसोल। जैसे कि एयर में लिक्विड पार्टिकल के रूप में या सॉलिड पार्टिकल के रूप में लटका हुआ एयर के साथ घूम रहा है, वो आपका कणिका कहलाता है और उसी को कहा जाता है एरोसोल। तो ये कोलाइडी कण होता है, कोलाइड कण जैसा होता है और इसका आकार देखोगे तो 1 से 10 माइक्रोन तक रहता है। कितना भाई? 1 से 10 माइक्रोन, याद रख लेना, 1 से 10 माइक्रोन। इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो ताप बिजली घर है ना, स्वचालित मोटर वाहन है, मोटर वाहन चल रहा है, घर में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, उपल के दहन, इन सब के कारण आपका ये पार्टिकुलेट मैटर एयर में चला जाता है। 1 से 10 माइक्रोन इसका आकार होता है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, तो इनको जानना है। इसी में एक चीज याद रख लेना, एल्बिडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बिडो, एल्बिडो, इसको याद रख लेना। ये किसी सतह पर आपतित सौर किरण, मतलब ये सतह है तो यहां से आपतित सौर किरण, इधर से सौर किरण आया और सतह द्वारा परावर्तित सौर किरण इधर गया, परावर्तित हुआ, तो सौर किरण इधर आया है ना और इधर बाहर गया। ठीक है, उसी के रेशियो को, जितना आपका आपतन कोण होता है ना, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो इसी के जो रेशियो बनेगा, इसी रेशियो को कहा जाता है एल्बिडो, एल्बिडो, याद रख लेना। तो सौर किरण कोई जगह में आपतित हुआ और परावर्तित हुआ, तो इसमें जो रेशियो बनेगा उसी को कहा जाता है एल्बिडो। और एल्बिडो क्यों इंपॉर्टेंट है? अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। ठीक है, परावर्तन को बढ़ाकर, है ना, विकिरण जैसे कि इसका परावर्तन हो रहा है, परावर्तन को बढ़ाकर ज्यादा आया, मतलब आया लेकिन तुरंत भाग गया, तो एल्बिडो संख्या बढ़ गई। और देखिए, कोई गर्म चीज आ रहा है, इस पर गर्म चीज, ये कोई चीज है, इस पर कोई गर्म चीज, सूर्य की किरणें गर्म होगी ना भाई, तो सूर्य की किरणें गर्म चीज आ रही है और ये गर्म चीज तुरंत भाग गया, तुरंत भाग, तो यहां पर ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा। लेकिन कोई चीज आई और आराम से भागा, मतलब यहां पर ज्यादा समय तक रहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गर्म रहेगा। तो एल्बिडो क्या करता है? एल्बिडो की संख्या बढ़ता है तो आप मान के चलिए कूलिंग में वो काम आता है, और एल्बिडो की संख्या कम होगी तो गरम गरम करते जाता है, कूलिंग को कम करेगा। इस तरीके से इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बिडो पूछेगा, एल्बिडो क्या है पूछेगा। उसके बाद पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसी को कहा जाता है धूल, धूल, धूली। ठीक है, जब 10 माइक्रोन से बड़े आकार के, 10 माइक्रोन, देखिए 10 माइक्रोन, 1 से 10 तक को हम लोग क्या बोले? एरोसोल बोले। एरोसोल कितना होता है? 1 से 10। लेकिन जब पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से बड़े आकार के कणिकीय पदार्थ या धूली होगा, उसको 10 माइक्रोन से ऊपर वाले को धूली कहेंगे। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, इसको याद रख लेना। जब संघनन धूली कणों या धुएं के कणों के चारों ओर संपन्न होता है तथा जल की बूंदें वायु में लटकती रहती है, तो उसी को कहा जाता है, धूल के कण में जल की आपकी बूंदें लटकती रहेंगी तो उसको कहा जाता है कोहरा, कोहरा, फॉग। धूल का कण है, उसमें लिक्विड पार्टिकल लटक रहा है तो आप फॉग बोलते हो, फॉग छा गया भाई। ठंडी के दिनों में आप सुबह उठते हो तो फॉग छाया रहता है, इसी को बोलते हैं। तो इस फॉग में देखिए यहां पर पार्टिकुलेट मैटर का आकार को पूछेगा तो 10 माइक्रोन से ऊपर है, याद रख लेना, 10 माइक्रोन से ऊपर।
कोहरा कोहरा। जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो वो कोहरा जहरीला बन जाता है। कहीं पर कारखाना है, वहां पर गंधक, सल्फर गंधक निकल रहा है और वो कोहरा में आ गया तो जहरीला पदार्थ बना लेता है और जानलेवा हो सकता है, याद रख लेना। इस प्रकार से इसी जहरीले कोहरे को ही क्या कहा जाता है? स्मॉग कहा जाता है। धूम कोहरा या काला कोहरा कहते हैं, स्मॉग। ठीक है, याद रख लेना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉग को भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए स्मॉग कैसे बनेगा भाई, स्मॉग कैसे बनेगा? तो धुआं धुआं स्मोक, ठीक है, स्मोक अलग है ना, और कोहरा दोनों मिल जाएगा आपस में तो इसे स्मोक कहेंगे। धुआं और कोहरा दोनों मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आपका स्मॉग बोलेंगे, स्मॉग। ठीक है, तो स्मोक और फॉग दोनों मिल जाए तो उसको बोलेंगे स्मोग, धुआं। ठीक है, याद रख लेना। ओके, अब इसी में देखिए ये जो स्मोग वाला शब्द है, स्मोग का शब्द है, स्मोग, कोहरा, ये आपका किसने दिया? तो इस नाम को याद रख लेना, डेसवॉक्स, डेसवॉक्स ने दिया। और ये आपका स्मोक या स्मोग को नापा किससे जाता है? तो इसका एक मेथड है जिसको कहा जाता है रिंगलमान मेथड। ठीक है, ये स्मोग को किसने दिया भाई? तो डेसवॉक्स ने दिया। और इसको नापने का मेथड कौन सा है? तो रिंगलमान मेथड है, रिंगलमान मेथड। किसी कोई दिक्कत यहां तक? रिंगलमान मेथड। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं क्या? चलिए, रिंगलमान मेथड, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये आपका, इसको जानना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद ये जो स्मोग है, स्मोग में एक होता है लॉस एंजल्स या इसी को फोटोकेमिकल स्मोग पढ़े थे, एक लंदन स्मोग और एक फोटोकेमिकल स्मोग। तो फोटोकेमिकल स्मोग को ही लॉस एंजल्स स्मोग बोलते हैं। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे आपका लंदन स्मोग। ठीक, लंदन स्मोग। तो पहले लॉस एंजल्स या फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है इसको देख लेना। ठीक है, इसी को ऑक्सीडाइजिंग स्मोग भी कहते हैं। सबसे पहले इसको लॉस एंजल्स में देखा गया, इस कारण इसको लॉस एंजल्स स्मोक कहा गया। इस प्रक्रिया में स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब कोहरा, दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, उच्च ताप व पराबैंगनी किरण की आवश्यकता इसमें होगी। और ये सब आपस में क्रिया करके लाल भूरे रंग का, कौन से कलर का? लाल भूरे रंग का स्मोग या ब्राउन हेज आपका याद रख लेना, बना लेते हैं और इसी को कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोग। देखिए इसमें टेम्परेचर है तो फोटोकेमिकल हो गया, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, कोहरा, स्मोक सबके बीच में, तो फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ देखा गया? लॉस एंजल्स में, याद रख लेना। ठीक है, स्मोक के कारण आंखों में पानी आ जाता है, फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रभाव इसके देखने मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर लंदन स्मोग, लंदन स्मोग, इसी को सल्फर स्मोग भी बोला जाता है। ठीक है, सल्फर स्मोग भी बोला जाता है। इसे सबसे पहले लंदन में देखा गया था, लंदन में, इस कारण लंदन स्मोग। इस प्रक्रिया में कोयला कोयला, धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड और टेम्परेचर लेकिन कम रहेगा, कम ताप में कोहरे की आवश्यकता होती है। ये सब क्या करेगा? आपस में केमिकल रिएक्शन करेगा और ये लंदन स्मोक बनाएगा। याद रख लेना, ये सब आपस में मिलकर के H2SO4 की वाष्प फॉग बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लंदन स्मोक। H2SO4 की वाष्प श्वास के साथ शरीर में जाएगा, शरीर में जा करके वो प्रभावित करेगा, किसको करेगा? लंग्स को करेगा, फेफड़े को। तो याद रख लेना। ठीक है, इसी के कारण लंदन में 1952 में
1952 में 4000 लोगों का डेथ हो गया था, याद रख लेना। लंदन स्मोग के कारण 4000 लोगों को डेथ हो गया था। H2SO4 सांस के साथ फेफड़े में चला गया और वैसे में लोग मर गए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद देखिए फोटोकेमिकल स्मोग, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो ये देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करेगा और क्या बन लेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। ओजोन 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 पराक्सी एसिटिल PN, ठीक है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये तीनों सब आपका क्या करेंगे, आपस में ताप की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ये 3 हो गया। एक हम लोग देखे लॉस एंजल्स, दूसरा हम लोग देखे सल्फर वाला लंदन, और तीसरा देखे हम लोग प्रकाश रासायनिक घुमकोहरा। इसके बाद आप SPM देखोगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठोस और निम्न वाष्प दाब वाले द्रव के कण होते हैं, ठीक है, और आकार कितना रहेगा भाई, तो माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से ये 100 माइक्रोमीटर तक चलेगा। तो 1 से 100 आपका माइक्रोमीटर, याद रख लेना, ठीक है। ये क्या, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का, ठीक है, याद रख लेना। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब वाले द्रव कण है ना, ठोस रहेंगे। निम्न वाष्प दाब मतलब एक, ये भी आपका सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, याद रख लेना। औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट, कार्बन कण, आपका नाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सब के साथ ये मिले होते हैं, याद रख लेना। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण, याद रख लेना, जिसको क्या कहेंगे, PM10 कहेंगे। 10 माइक्रोमीटर से छोटा है तो उसको PM10 कहेंगे। श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ, ठीक है, याद रख लेना। ये PM10, इसको अभी बताऊंगा पूरा डिटेल में। देखिए याद रख लेना, 10 माइक्रोमीटर से कम, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण को PM2.5 बोलेंगे, ठीक है। आप पढ़ते हो ना कि PM2.5, PM5, PM7.5, दिल्ली में जब आपका पूरा वो दिखाया जाता है, धुआं कोहरा छा जाया रहता है, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण में जब इसको नापते हैं तो इसी तरीके से, याद रख लेना, ठीक है। इसी में एक हम लोग देखेंगे फ्लाई एश, यह मुख्य रूप से कोयला है ना, ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होता है। सूक्ष्म पाउडर जैसा होता है फ्लाई एश, मतलब कोयला का बारीक पदार्थ, याद रख लेना। इसका निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, जहरीली भारी जो भी अधातु या धातु के कण होते हैं, इससे जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाएगा, और याद रख लेना इससे फेफड़े की बीमारी होगी, अस्थमा। एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग टॉपिक है ये, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोर पॉल्यूटेंट्स, इंडोर प्रदूषक बोलते हैं। इंडोर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन सा होता है, इसको पूछेगा सीधा। रेडान इंडोर पॉल्यूटेंट्स है, धूम्रपान इंडोर पॉल्यूटेंट्स है, एयर फ्रेशनर इंडोर पॉल्यूटेंट्स है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे कि पेंट, गोंद, मार्कर, जो परमानेंट मार्कर होता है, ये सब क्या है, इंडोर पॉल्यूटेंट्स है। मतलब इंडोर कहने मतलब घर के अंदर में रहने वाले पॉल्यूटेंट्स है। रेडान, धूम्रपान, एयर फ्रेशनर, जहाँ पर एयर फ्रेशनर मारते हैं वो भी तो पॉल्यूटेंट्स है। परफ्यूम ज़्यादा हार्ड, ये भी तो इंडोर पॉल्यूटेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। पेंट लगा है, पेंट की स्मेल से आपका वो भी इंडोर पॉल्यूटेंट्स है। एसिड का जो स्मेल है, एसिड जो फर्श वर्श को साफ करने के लिए आप यूज करते हो, वो इंडोर पॉल्यूटेंट्स है। और इसको पूछेगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं,
या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अब देख लो, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप लोग को देखना है। देख लीजिए भाई, भारत का मानक है ना, भारत मानक बोलते हैं, भारत स्टैंडर्ड BS। अब भारतीय मानक को हम लोग BS 2000 में स्टार्ट किए थे, और ये प्रभाव BS 2000 को 2000 में प्रभावी हुआ पूरे भारत में। उसके बाद आया BS2 2001 में आ गया था, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे कि NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मतलब चारों महानगर और 13 शहर में 2001 में। 2003 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया BS2 को, याद रख लेना 2003 में। उसके बाद देखिए, याद रख लेना, BS3 आया। BS3 2005 में NCR के 13 शहरों में लागू हुआ। फिर BS3 को 2010 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो BS3 क्वेश्चन कैसे आएगा, BS3 कब लागू हुआ था, 2010 में। BS2 पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो 2003 में, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद BS4 आया। BS4 2010 में ही आ गया, जब पूरे देश में BS3 लागू हुआ तो BS4 ट्रायल रूप से 13 शहर में लागू हो गया, NCR क्षेत्र में। और इसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में देखा जाए तो 2017 में लाया गया। 2017 में BS4 पूछेगा क्वेश्चन यहां से। ठीक है, BS4 के बाद BS5 नहीं लाया, सीधा क्या आ गया, BS6 आया। BS6 कब आया भाई, अप्रैल 2018 में दिल्ली NCR में BS6 स्टार्टिंग आपका देखोगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। फिर जनवरी 2019 में 13 शहर में इसको लागू किया गया। फिर 1 अप्रैल 2020 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया BS6। तो आप गाड़ी वाड़ी में देखते हो ना, गाड़ी में कौन से गाड़ी इंजन है, BS6 है इस बार का, पहले BS4 आता था। तो देख लो, इसमें याद रख लेना, संपूर्ण भारत में ये कब आया, 2000 को आया, 2000 को। ये BS2 संपूर्ण भारत में 2003 को आया। BS3 संपूर्ण भारत में 2010 को आया, और BS4 संपूर्ण भारत में 2017 को। ठीक है, 2017। और BS5 तो आया ही नहीं है भाई। और उसके बाद BS6 आया कब, 2020 को। ठीक है, 2020 को। तो ये 1 अप्रैल 2020 है, ये आपका अप्रैल 2017 है। तो इतना याद रख लेना, BS6 पूरे भारत में 2020, BS4 पूरे भारत में 2017, BS3 पूरे भारत में 2010, BS2 पूरे भारत में 2003, और BS 2000 आपका 2000 में ही आया। तो ये पूरे भारत वाली बात। लेकिन BS2 स्टार्टिंग 2001 में ही हो चुका था, BS3 2005 में स्टार्टिंग हो चुका था, BS4 का 2010 में स्टार्टिंग हो चुका था। ठीक है, और BS6 2018 में इसका स्टार्ट हो चुका था। तो इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देख लो भाई, पूरा याद करना है। इसके बाद देखिए, अब बात करेंगे हम लोग जल प्रदूषण के बारे में। इसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। चलिए, वायु प्रदूषण कंप्लीट हुआ, वायु प्रदूषण कंप्लीट हुआ। अब ये जल प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें BOD, COD, DO ये सब का आपका काम आएगा। ठीक है, BOD, COD, DO ये सब क्या क्या काम करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, बड़ा कर करके पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, तब जा कर के ये दिखेगा भाई। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्षा जल का। तो अब दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, अब दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, किसी की दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वर्षा जल, रेन वाटर। चलिए,
रेन वाटर। वर्षा जल पूर्णतः शुद्ध जल है। वर्षा जल पूर्णतः शुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन हो जाता है, जिस कारण इसकी अम्लता बढ़ जाती है तथा इसका पीएच मान घट जाता है। ठीक है, याद रख लेना, ये इसी कारण पूर्णतः शुद्ध होता है। इसमें क्या हो जाता है, वायुमंडल में जब ये पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें मिश्रण हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, अम्लता को बढ़ा देता है और पीएच मान को घटा देता है, तो ये शुद्ध होता है, एकदम याद रख लेना। जब वर्षा जल, अब ये तो एटमॉस्फेयर में है, जब जमीन में पहुंचता है, जमीन में धरातल पर पहुंचता है, तो उसके विभिन्न धरातल के विभिन्न पार्टिकल्स उस जल में मिल जाते हैं और जल में मिल करके उस जल को प्रदूषित कर देते हैं, तो जल प्रदूषण हो जाता है। बात समझ आया, जल प्रदूषण हो जाता है, इतना आप लोग को जानना है। इसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए जल की गुणवत्ता के कुछ मानक चीजों को देखिए। जल की गुणवत्ता, ठीक है, तो जल की गुणवत्ता को डिफाइन कौन करता है, बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं हिंदी में। एक होता है आपका सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। एक आपका डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन, और पीएच मान याद रख लेना। ठीक है, इन सब बीओडी, सीओडी, डीओ, पीएच मान के आधार पर हम किसी जल की गुणवत्ता को जांचते हैं, समझते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले इसी में बात करेंगे क्या भाई, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है, पहले इसको समझिए। ठीक है, चलिए पहले इसको समझिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। किन के लिए, जल में जो जीव जंतु हैं उनके श्वसन के लिए जल में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल के में रहने वाले जीव जंतु कैसे अपना श्वसन कंप्लीट कर पाएंगे, इस कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 8 मिलीग्राम, उससे कम हो जाता है तो उसको हम लोग जल को, उस जल को क्या कहेंगे, संदूषित जल कहेंगे, कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलेंगे। ठीक है, याद रख लेना। मतलब 1 लीटर जल में 10 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन हो जाए तो उसको संदूषित जल कहेंगे, प्रदूषित जल कहेंगे, कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलेंगे, याद रख लेना। जब ये मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए तो उसको अत्यधिक प्रदूषित जल बोलेंगे। जब 1 लीटर में 4 मिलीग्राम आपका ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा, उससे कम हो जाए उसकी ऑक्सीजन की मात्रा, तो उसको अत्यधिक प्रदूषित जल कहेंगे, अत्यधिक हाईली पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो पेयजल में कितना मिला रहता है भाई, पेयजल में ऑक्सीजन देखोगे तो याद रख लेना 5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन मिला रहता है। स्नान, नहाने वाले जल में 4 मिलीग्राम पर लीटर आपका ऑक्सीजन मिला रहता है, याद रख लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत क्या, यहाँ पर आप लोग इतना आप लोग याद कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट। जब 8 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन से कम हो जाए तो उसको हम लोग कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रदूषित वाला जल कहना शुरू कर देंगे। 8 मिलीग्राम से ऊपर है तो उसको संदूषित जल नहीं कहेंगे, याद रख लेना। तो ये आप लोग को जानना है। ठीक, इसके बाद देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन समझ में आ गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग हिंदी में बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ के लिए, किसके लिए, कार्बनिक पदार्थ के लिए, जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक हो।
जो जल में कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे कि जीव जंतु हैं, उसके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। तो जहां उच्च बीओडी होगा वहां पर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगेगा। मतलब किसी जगह है, तालाब है, तालाब में बहुत ज्यादा जैव कार्बनिक पदार्थ या जीव जंतु रख दें, मछली की संख्या, वहां पर सांप वाप दुनियादारी को ज्यादा डाल दो, तो वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन वो लोग ज्यादा शोषण करेंगे, तो ज्यादा आपका अपघटन करेंगे, तो उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। तो ज्यादा बीओडी है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जैविक रूप से डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़े गया तो वहां पर उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें कमी आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। इसी कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है, और उन दोनों में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ये आप लोग को जानना है, इनवर्स रिलेशन। किसी को कोई दिक्कत क्या? इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, ये आप लोग को जानना है। ठीक है, ठीक, ये आप लोग को एकदम याद कर लेना। और जल प्रदूषण की मात्रा को इसी बीओडी से ही मापा जाता है, तो ये भी जान लेना, जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से ही मापा जाता है, याद रख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका बीओडी। और बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी आप लोग को जानना है। तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप लोग। चलिए अब आ जाते हैं सीओडी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। सीओडी खत्म करना है ये टॉपिक को, आज थोड़ा लंबा रहेगा क्लास लेकिन खत्म करना है क्योंकि समय हमारे पास कम है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में उपस्थित सभी ऑक्सीकरणीय पदार्थ, जैसे कि कार्बनिक हो सकता है ऑक्सीकरणीय पदार्थ, और आपका अकार्बनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है, वो रासायनिक विधि से ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेंगे? सीओडी कहेंगे। ठीक है, याद रख लेना। रासायनिक विधि से ऑक्सीकरण करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ना भाई, तो जितनी आवश्यकता होगी उसी को तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ है वो ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं, उसी को कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से अधिक रहेगा। मतलब जो सीओडी की मान है, वैल्यू है, वो बीओडी से हमेशा अधिक होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, यहां पर लिखा भी है सीओडी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू आर ग्रेटर देन बीओडी, मतलब सीओडी का मान बीओडी से अधिकता होता है सामान्यतः। ठीक है, याद रख लेना। यह कुल प्रदूषण का अधिक यथार्थ मापदंड है कि कितना जल प्रदूषण हुआ है, उसका यथार्थ मापदंड ये बताता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? अब एक और इसमें चीज होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, याद रख लेना, MPN बोलते हैं, संभाव्य नंबर, महत्वपूर्ण संभाव्य नंबर है ये। जल में सूक्ष्म जीव जैसे कि विशेषकर मल जनित कोलीफॉर्म जीवाणु, इकोलाई, ठीक है, बैक्टीरिया, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, उनकी संख्या का अनुमान लगाने की सांख्यिकी विधि कि कितनी सूक्ष्म जीव है, उसकी संख्या कितनी है, उसको जानना है, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर का यूज करते हैं, MPN का यूज करते हैं। यह विधि विशेष रूप से जल की सूक्ष्म जीवीय गुणवत्ता और उसकी स्वच्छता को निर्धारित करता है, उसके मूल्यांकन करने में ये यूज होता है, इसको याद रख लेना, ये आपको जानना है। ई कोलाई आपका बैक्टीरिया है, इन सबको जानना है तो उसके लिए MPN विधि को यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मान जितना अधिक बढ़ेगा, जल में मल जनित, है ना, मल जनित प्रदूषण उतना अधिक होगा, जल की गुणवत्ता उतनी ही खराब।
मतलब एमपीएन का वैल्यू बढ़ने पर आप समझ पाओगे कि उस जल की गुणवत्ता क्वालिटी कम हो रही है, उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो जो यहाँ पर सूक्ष्म जीव जंतु की संख्या ये मापता है, तो ये सूक्ष्म जीव जंतु कैसे आपका जन्म लेता है, तो मल जनित, वहीं पर जो आपके खराब चीज है पानी के, उसी से वो जन्म लेता है, और जितना ज्यादा जन्म लेगा वो उस पानी को और ज्यादा प्रदूषित कर दिया, तो प्रदूषण को ही दिखाता है। तो इसको भी आप लोग को जानना था। ठीक है, देखिए ये हो गया भाई। अब आ जाते हैं यूट्रोफिकेशन। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, लेकिन तो पर भी थोड़ा सा और बात कर देता हूं आप लोग की संतुष्टि के लिए। यूट्रोफिकेशन ये जल प्रदूषण से संबंधित है। देखिए यूट्रोफिकेशन, ये दिख रहा होगा आप लोग को। यूट्रोफिकेशन क्या होता है भाई? तो देखिए यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया देखिए। औद्योगिक या घरेलू अपशिष्ट से नाइट्रेट या फास्फेट जल में मिल जाएंगे। जल में मिल करके पोषक लवण और उसकी अधिकता शैवाल जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि हो जाएगी। शैवाल जल की सतह पर रहेंगे और परत बना लेंगे, और सूर्य प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाएगा। नीचे नहीं पहुंच पाएगा तो जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो जलीय जीव हैं वो मरने लगेंगे। इसमें जलाशय की गुणवत्ता घटती है एवं उपयोग योग्य नहीं रह पाता। तो यूट्रोफिकेशन, सुपोषण बोलते हैं इसको हिंदी में सुपोषण बोलते हैं। ये क्या करता है? ये पोषक लवण की अधिकता हो जाने के कारण एल्गी जल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरा अपने आप को फैला लेता है, ज़्यादा डेवलप कर लेता है, और इसी कारण जो सनलाइट होती है ये ऊपर में फैला लिया तो सनलाइट को नीचे नहीं जाने देती, और सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो आपका वहाँ पर जो जीव जंतु है उसको डिस्टर्ब करती है और वो मर जाती है। इसी को कहते हैं, याद रख लेना। इसके प्रभाव, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन सुपोषण के द्वारा अपने आप एल्गी का फैल जाना ये है, और ये घाटा देता है ना, याद रख लेना। तो जल की गुणवत्ता को खराब कर देगा पूरा। आप तालाब में देखते हो ग्रीन कलर का पूरा ढका हुआ रहता है, तो वो खराब हो जाता है ना, स्मेल करने लगता है कुछ समय बाद। तो इस तरीके से ये प्रभावित करते हैं। तो इसको जान लेना, ये जल प्रदूषण था आप लोग का, इसमें कुछ खास और है नहीं। तो इसमें जानना है डीओ को, बीओडी को, सीओडी को, एमपीएन नंबर को, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसमें एक चीज याद रख लेना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ICAT, इसके द्वारा एक हैवी ड्यूटी इंजन मॉडल के लिए पहला भारत स्टेज आपका जारी किया गया था। भारत स्टेज 4 ये पहले का है, उसमें का है, इसमें आ गया है। ठीक है, तो याद रख लेना भारत स्टेज BS। ठीक है, भारतीय मानक भी बोलते हैं उसी इंजन। BS4 के लिए ICAT, तो इसको याद रख लेना भाई। हो गया आपका जल प्रदूषण कंप्लीट। देखिए जल प्रदूषण कंप्लीट समझ में आ गया ना। अब देख लेते हैं आगे जल प्रदूषण से होने वाले कुछ प्रभावों को। ठीक है, जल प्रदूषण से होने वाले कुछ प्रभाव। तो इसके जल प्रदूषण में आपका जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, उससे ब्लैक फुट, काला पंजा रोग, त्वचा विकार, कैंसर हो सकता है। फ्लोराइड बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस दांत व हड्डी के विकार के लिए है। नाइट्रेट की मात्रा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ब्लू बेबी सिंड्रोम देखोगे शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सीसा देखोगे, सीसा ये भूमिगत जल है ना, जो आपके अंडरग्राउंड वाटर आपका जो है वहाँ से निकलने वाली जल में ये सब पाई जाती है, वर्षा वाले जल में नहीं। तो याद रख लेना सीसा से एनीमिया रोग, मस्तिष्क को ये प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, है ना, बच्चों के मानसिक विकास में आपका बाधा पहुंचाएगा। कैडमियम, इटाई रोग होता है कैडमियम, हड्डियां कमजोर होने लगता है, दर्द होता है, गुर्दे की क्षति हो जाती है। पारा से मिनी माता रोग, याद रखना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा। तो ये रोगों को याद रखना है। एस्बेस्टस देखोगे तो ये फेफड़े
फेफड़ों का कैंसर, आपका श्वसन की कठिनाई, तो एस्बेस्टर श्वसन तंत्र को, पारा आपका तंत्रिका तंत्र को, कैडमियम तो हड्डी को कमजोर करता है आपका, है ना, सीसा तंत्रिका तंत्र, एनीमिया मस्तिष्क, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रख लेना, फ्लोराइड फ्लोरोसिस, तो ये फ्लोरोसिस दांत और हड्डी के लिए है, आर्सेनिक ब्लैक फुट, है ना, काला पंजा के विकार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, त्वचा और कैंसर के रूप में, तो इसको भी याद रख लेना, इसको नोट्स में डाल लेना, इसको पढ़ना है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब जल गुणवत्ता के कुछ कैटेगरी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जल गुणवत्ता के कैटेगरी, है ना, तो कैग बोलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसी के निर्देशन में पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के लिए ABCDE करके 5 श्रेणी बनाया है। किसने भाई? पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ। कहाँ है पर्यावरण शोध प्रयोगशाला? लखनऊ। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है। 5 कैटेगरी कौन कौन सा है? वर्ग ए, कैटेगरी ए, एक बार देख लेता हूँ, ये ठीक है, माइक आवाज ही गायब हो जाएगी। कैटेगरी ए, पीने के लिए उपयुक्त, ठीक है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी, है ना, याद रख लेना। कैटेगरी बी, स्नान और तैराकी और मनोरंजन के लिए, ठीक है, आप देखते हो स्विमिंग पूल ये सब में तैराकी वैराकी। वर्ग सी, पारंपरिक उपचार के बाद पीने, मतलब उसको बॉईल करके या उसको फिल्टर करके आप पी सकते हो। कैटेगरी डी, इसमें देखोगे तो वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त होता है, आपके लिए नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना। वर्ग ई देखोगे तो ये आपका इरिगेशन में काम आएगा, इंडस्ट्रियल कूलिंग में आएगा, जैसे कि नदी का पानी हो गया उसको ले जाते हैं इंडस्ट्री में यूज करते हैं ये वाला, तो वो किसके लिए है? कैटेगरी ई में आएगा। अब इसको याद करना है। वर्ग ए में क्या आएगा? पीने के लिए, जो आप पीते हो। वर्ग बी में क्या आ जाएगा? जैसे कि तैराकी मनोरंजन के लिए यूज करते हो। वर्ग सी में क्या आ जाएगा? जैसे कि उसको फिल्टर करके पी पाओगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं, या उसको बॉयल वॉयल करके। वर्ग डी में वन्य जीव और मछलियों के लिए, जो है ना, वन के जीव, जो गाय वाय को आप घर में पानी पिलाते हो तो कुछ वैसा पानी। और वर्ग ई, जो कारखाना वाले यूज होता है, उसको याद रख लेना है। तो ठीक है, इतना आप लोग को समझना है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण। तो हो गया आपका वायु प्रदूषण, हो गया जल प्रदूषण, हो गया। अगला देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो किसी भी वस्तु से, है ना, सामान्य आवाज, कोई भी वस्तु से आपका आवाज निकला और आवाज निकला, उसको हम लोग ध्वनि कहेंगे। जब उस ध्वनि, उस आवाज से हमको क्या कठिनाई होने लगे, समस्या आने लगे, तो उसी को कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। उसी को बोले सामान्य आवाज को ध्वनि, साउंड कहेंगे। जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाए, ध्वनि बहुत ज्यादा हो जाए और वो आपके कानों को चुभने लगे, प्रिय ना लगे, तो उसको कहेंगे नॉइज, शोर, ठीक है। और वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको शोर कहेंगे, वही तो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज से। किससे भाई? हर्ट्ज से। और ये हर्ट्ज बताता है कि कितनी ध्वनि आपके कान के लिए प्रिय है और कितनी ध्वनि आपके कान के लिए असहनीय है, ठीक है। और जो असहनीय होने लग जाए उसी को बोलेंगे आपका प्रदूषक, ठीक है, याद रख लेना। तो इतना आप लोग को जानना है। अब इसी में देखिए, ये जो ध्वनि होती है वो 3 प्रकार की। एक ऑडिबल, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहेंगे। श्रव्य मतलब सुनने लायक ध्वनि, ठीक है। सुनने लायक ध्वनि का आपका आवृत्ति कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होगा? तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000, 20 हर्ट्ज से, देखिए हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ये श्रव्य है, इसको सुना जा सकता है। उसके बाद पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, ये आपको देखिए, ठीक। तो अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो उसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। और इंफ्रासोनिक किसको कहेंगे? 20,000 से कम हो जाए, कम, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते, तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। तो आप देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज,
ठीक है, उसको सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो उसको, वो आपके कान को दिक्कत करेगा, पराश्रव्य बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। लेकिन केवल 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, 20 हर्ट्ज से कम हो जाए जिसको आप सुन ही नहीं पाओगे। तो एक देखिए, इसको मैं यहां पर एक थोड़ा सा चार्ट बना के बता रहा हूं। देखिए, आपको याद रखना है, एक 20 हर्ट्ज, वहां से 20,000 हर्ट्ज यहां से ऊपर हुआ तो इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा। और यहां से कम हुआ तो इसको कहेंगे इंफ्रा, इंफ्रासोनिक, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते। और ये जो बीच का है इसको बोलेंगे आपका ऑडिबल श्रव्य, ठीक है, ऑडिबल श्रव्य। तो इसको याद रख लेना, इसको हम लोग सुन पाते, इसको ये भी सुन पाएंगे लेकिन ये कान को आपको दिक्कत करेगा और कान को नुकसान पहुंचाएगा, ये याद रख लेना। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग, इतना आप लोग को याद रखना है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक हो जाए, 90 डेसिबल से अधिक हो जाए तो आपकी सुनने की क्षमता कम होने लगती है, आपके कान को दिक्कत करने लगता है। तो इसको याद रख लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसी में एक याद रख लीजिएगा, सोनिक बूम क्या होता है। क्या भाई? सोनिक बूम, ठीक है। देखिए, सोनिक बूम, ओके, इसको याद रखना है। सोनिक बूम क्या होता है? तो ध्वनि की गति से अधिक गति में, ना, स्पीड, ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जो जेट विमान है ना, उससे जो शोर उत्पन्न होगा उसी को कहा जाएगा ध्वनि सोनिक बूम। मतलब ध्वनि का जो स्पीड है उससे भी तेज रफ्तार से कोई जेट यान चल रहा है, उसके वजह से आसपास में जो शोर उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है सोनिक बूम, याद रख लेना। और इस सोनिक बूम कहां से आ रहा है? जेट यान के गुजरने से। तो जेट यान गुजरता है तो इसके जो सोनिक बूम है उसको मैक यूनिट से नापा जाता है, मैक यूनिट से व्यक्त किया जाता है, याद रख लेना, ठीक है। तो मैक यूनिट, मैक 1 किसको कहेंगे और मैक 2 किसको कहेंगे, इसको सुन लो। ध्वनि की रफ्तार से तेज चलने वाली वस्तु से उत्पन्न स्वर को क्या कहेंगे? मैक 1 कहेंगे। और ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी चल रही है तो उसको मैक 2 कहेंगे, याद रख लेना, मैक 2, ओके। अब ध्वनि के वजह से क्या आ रहा है? जब जोर से ध्वनि चलती है तो उससे क्या आ रहा है? आपका ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या करते हो? कान को बंद करते हो। कान को बंद कैसे करोगे? मफलर लगा लेते हो। तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण को रोकना है हम लोग को, तो ग्रीन मफलर का यूज करेंगे। अब ग्रीन मफलर किससे बनेगा? तो उसके लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा, आपका वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वृक्षारोपण करोगे तो जो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, है ना, वहां पर आप वृक्षारोपण कर दो। और सड़क में जो जितने भी मोटर यान चल रहे हैं, है ना, मोटर गाड़ी, जो भी बाइक बस ट्रेन जो भी चल रहा है, तो उससे निकलने वाली ध्वनि जो है ना, उसमें आप देखोगे तो आपका जितने भी ध्वनि है उसको आसपास के पेड़ पौधे रोक देते हैं और मफलर की तरह वो यूज हो जाता है और वो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करते हैं, इसी को कहा। और इससे संबंधित एक योजना चलाया गया था जिसको ग्रीन मफलर योजना कहा जाता है। इसमें घर या रिहायशी इलाकों में आसपास में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए थे। कौन सा पेड़ पौधा भाई? अशोक और नीम के पौधे लगाए गए थे, पूछ सकता है, याद रख लेना। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसको कहा गया था वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981। और इसमें संशोधन किया गया बाद में इसके परिभाषा में, तो इसको याद रख लेना है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण के लिए एक्ट है? तो वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981। ये ध्वनि प्रदूषक को भी वायु प्रदूषक की परिभाषा में शामिल कर दिया गया।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना को जानना है। तो ग्रीन मफलर को बार बार पूछा गया है भाई, ग्रीन मफलर को बार बार पूछा गया, उसको आप लोग को जानना है। अब देखिए श्रव्य परास, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, इसको आपको याद करना है। जैसे कि मनुष्य किसको सुन सकता है? ऑडिबल ना, हियरिंग रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज को वो सुन पाएगा। हाथी कितना को सुन पाएगा? 14 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज को सुन पाएगा, ठीक है। बिल्ली कितना को सुन पाएगा? इसलिए आप देखोगे हाथी आया, जोर से आप आवाज करोगे तो वो भगने लगता है, वो सुन नहीं पाता, क्योंकि 12,000 हर्ट्ज ही है सुनने। बिल्ली देखोगे तो 48 से 75,000, मतलब हम जितना सुन पाते हैं उससे भी वो ज्यादा सुन सकता है। कुत्ता भी देखोगे तो 64 से 45,000, तो कुत्ता बिल्ली लोग ज्यादा साउंड को भी सुन पाते हैं, सहन कर सकते हैं। चूहा देखोगे, चूहा तो 1000 हर्ट्ज से 70,000 हर्ट्ज तक ये भी सुन लेता है। बेलुगा वेल ये आप लोग, बेलुगा वेल 1000 से 1,20,000 हर्ट्ज तक, 1,20,000 हर्ट्ज तक। तो इसी का लिए कहा जाता है कि 1,20,000 हर्ट्ज, कोई बहुत बड़ा आपदा आने वाला रहता है तो ये लोग सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी सहन क्षमता है, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। चमगादड़ 7,000 से आपका 2 लाख हर्ट्ज तक, और डॉल्फिन देखोगे तो 75 से 1.5 लाख हर्ट्ज तक। इसको याद रख लेना, तो ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से याद रख लेना भाई किसका? मनुष्य का। 20 से ये हो गया, हाथी का याद रख लेना, कुत्ता बिल्ली हो गया, चूहा हो गया। डॉल्फिन आपका 75 से 1.5 लाख हर्ट्ज तक, इसको याद करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड है। इसके बाद देखिए रेडियो एक्टिव प्रदूषक। अब मात्र 15 मिनट का 20 मिनट का और लेक्चर बच गया है ना, 20 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ठीक है, पानी पी लेता हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे, आज प्रदूषक खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन में आपका इन ईवीएस पीडीई है ना, ये खत्म हो जाएगा आपका। 3-4 क्लास और बचा है, लगातार लेंगे खत्म हो जाएगा। बाकी आपका पीडीई 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का 3 लेक्चर डल चुका है, उसको भी 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग 15 अगस्त तक 3 से 4 यूनिट आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलेंगे, इसको याद रख लो। तो ये प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के लिए नॉन पॉल्यूशन के लिए रूप में माना जाता था, ठीक है, गैर प्रदूषक के रूप में। परमाणु ऊर्जा को जब हम लोग विद्युत उत्पादन के रूप में यूज करते थे तो इसको हम लोग क्या समझते थे कि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग माना जाता था। परंतु धीरे धीरे हम लोग देखें तो 1979 की बात है, जिसमें माइल आइलैंड है ना अमेरिका, और 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन की दुर्घटना में रेडियो एक्टिव अपशिष्ट की सुरक्षित निपटान की समस्या आने लगी, ठीक है। इस यहां पर देखिए 1979 में एक घटना हुआ था माइल आइलैंड अमेरिका में, और 1986 में चेरनोबिल में दुर्घटना हुआ था, यूक्रेन में है चेरनोबिल, ठीक है। यहां पर आपका अब दुर्घटना हुआ तो हम लोग को पता चला कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट में उसके सुरक्षित निपटारा करने में समस्या आ रही है। अब समस्या आ रही है, उसी के कारण 2011 में जापान की फुकुशिमा घटना होता है, और उससे हमारा ध्यान आकृष्ट हो गया किस पर? रेडियो एक्टिव प्रदूषण पर, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण पर। तो अब स्वतः रेडियो एक्टिव विकिरण जो रेडिएशन निकलता है, जैसे कि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, इन सब में आपका ये जो विकिरण है, रेडिएशन है, इसमें ये अफेक्ट करता है। अब रेडियो एक्टिव प्रदूषक को हम लोग किससे मापेंगे? तो इसका यूनिट है रोंटजन। क्या भाई? रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट को किससे हम लोग मेजर करेंगे? तो रोंटजन यूनिट से मेजर करते हैं, याद रख लेना। अब रोंटजन यूनिट रेडियो एक्टिव प्रदूषक को बता देगा।
किसी को कोई दिक्कत? रेडियो एक्टिव प्रदूषक को बताएगा कौन? रोंटगन यूनिट। तो इतना छोटा सा है, उसको रेडियो एक्टिव को बस जानना है, कैसे होता है क्या है, उसका यूनिट पूछता है। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण देखेंगे। सबसे बड़ा प्रदूषण तो यही है, सबसे बड़ा प्रदूषण यही है, प्लास्टिक प्रदूषण। पॉलीथीन मूलतः एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, एक प्रकार का, इसी कारण ये दिक्कत करता है। ठीक है, एक जैसा है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन के अणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन के अणु से। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक, इसी से बनेगा प्लास्टिक प्रदूषण। अब पॉलीथीन में पाया जाएगा क्या भाई? कार्बन और हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH4, कुछ भी हो सकता है। ये अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं किया जा सकता, अपक्षय नहीं किया जा सकता, विदरिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं पॉलीथीन में। इसी कारण पॉलीथीन सबसे बड़ा आपका पॉल्यूटेंट के रूप में देखा जाता है आज के समय, और सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक जो होता है, ये प्लास्टिक, इसकी खोज सबसे पहले 1953 में इटली के एक रसायन शास्त्री है। ठीक है, आपका रसायन शास्त्री कौन? गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर। गिलियो नत्ता इटली के हैं और कार्ल जिगलर जर्मनी के हैं। उन्होंने इसका खोज किया था, प्लास्टिक का खोज। तो पूछेगा प्लास्टिक की खोज किसने किया, तो जिगलर याद रख लेना और गिलियो नत्ता याद रख लेना। गिलियो नत्ता और जिगलर, गिलियो नत्ता और जिगलर, कब? 1953। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और इसमें अपक्षय नहीं हो पाता, इसी कारण ये प्रदूषक बन जाता है। प्लास्टिक को मोटाई के आधार पर, उसके मोटाई के आधार पर दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। कितने वर्ग में? दो वर्ग में। एक को बोला जाता है सूक्ष्म प्लास्टिक, दूसरा को बोला जाता है दीर्घ प्लास्टिक। ठीक है, सूक्ष्म दीर्घ, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो सूक्ष्म होता है, मैक्रो दीर्घ होता है। अब माइक्रो और मैक्रो कैसे? तो इसमें आपका देखोगे तो 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक रहेगा माइक्रो प्लास्टिक, मिलीमीटर तक, सॉरी। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक का जो मोटाई होगा उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलेंगे, और 5 मिलीमीटर से ऊपर जितना रहेगा उसको मैक्रो, मैक्रो मतलब दीर्घ प्लास्टिक बोलेंगे। तो आप समझ पे आ रहे होंगे, 2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर छोटा होता है, वहां से आपका 5 मिलीमीटर तक जाएगा, इसको कहा जाएगा क्या? तो सूक्ष्म। ठीक है, इसके बाद जब 5 मिलीमीटर से, ठीक है, 5 मिलीमीटर से अधिक जितना भी बढ़ेगा उसको कहा जाएगा क्या? तो दीर्घ, दीर्घ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में दो रूप में इसको डिवाइड कर लिया गया। कब खोजा गया था? 1953। दो लोगों ने, गिलियो नत्ता और जिगलर, याद रख लेना। ठीक है, कौन से इसमें अणु होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। अब इसके सोर्सेस को देखना है। क्या देखना है? सोर्स को। सोर्स को देखो भाई, प्लास्टिक के सोर्स। तो इसके सोर्स में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सोर्स देखेंगे। चिप्स है ना, कन्फेक्शनरी बैग्स, बैग आता है प्लास्टिक का, चिप्स का पैकेट होता है, ये सबसे ज़्यादा है। इसका देखिए परसेंटेज में दिया गया है, इसी तरीके से उसको घटते क्रम बढ़ते क्रम में पूछ सकता है। सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स आपका चिप्स और कन्फेक्शनरी बैग हो गया। दूसरा बॉटल, बॉटल और कप, आप देखते हो बॉटल। तीसरा पीटी बॉटल्स, पीटी बॉटल्स। फिर चौथा सुपरमार्केट रिटेल बैग्स, रिटेल बैग्स जहां पर आप दुकान उकान में पाते हो। पांचवा स्ट्रॉ, जूस उस पीने के लिए स्ट्रॉ। गार्बेज बैग्स, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझिए, पहले आप लोग को क्या लेना है? सबसे पहले चिप्स का, ठीक है, चिप्स प्लास्टिक के चिप्स, कन्फेक्शनरी बैग्स, उसके बाद बॉटल, उसके बाद आपका पीटी बॉटल, फिर आप है ना सुपरमार्केट बैग, स्ट्रॉ, फिर गार्बेज, फिर आपका पैकेजिंग वाले पदार्थ। पैकेजिंग जैसे कि चिप्स का पैकेट को पैक कर दिया है ना, कुछ और चीज को पैकेट को, ये अलग है, चिप्स अलग है। चिप्स क्या होता है? प्लास्टिक के चिप्स होना, ठीक है, उसको। तो इस तरीके से आप इसको
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऐसे घटते क्रम में, इसको आप लोग को याद करना है, घटते क्रम में, ठीक है, याद रख लेना भैया। दिक्कत क्या करता है यार, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले जो चिप्स और कन्फेक्शनरी बैग, फिर बॉटल, फिर पीटी बॉटल, फिर आपका क्या आ जाएगा, पीटी बॉटल के बाद आपका आ जाएगा जो रिटेलिंग सुपरमार्केट वाला बैग है ना, गार्बेज बैग है, और लास्ट में ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से, ओके, जो पैकेजिंग वाला बैग है, इस तरीके से है को याद कर लेना। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव, इससे क्या होगा, तो इससे मस्तिष्क की समस्या हो जाएगी, थायराइड की समस्या हो जाएगी, पाचन तंत्र की समस्या हो जाएगी, ओके। प्लास्टिक में पाया जाने वाला जो आपका थैलेट्स होता है, ठीक है, और आपका बिस्फेनॉल होता है, बाइस्फेनॉल, बीपीए बोलते हैं इसको, ठीक है, मनुष्यों में ये कैंसर उत्पन्न कर देता है, ठीक। महिलाओं में हार्ट अटैक, हार्ट को प्रभावित करेगा। प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्याएं उत्पन्न होने वाले रसायन भी पाए जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, इस तरीके से ये आपका अफेक्ट करता है। तो आप लोग को जानना है कि बहुत सारे इसके प्रभाव हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला प्रदूषक, जैव प्रदूषण। जैव प्रदूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायो पॉल्यूशन बोलते हैं इसको, बायो पॉल्यूशन, ठीक। बायो पॉल्यूशन रोग कारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित मनुष्यों, फसलों, फलदायी वृक्षों, सब्जियों का विनाश करना, ठीक है, उसी को कहा जाता है जैव प्रदूषण, बायो पॉल्यूशन। रोग कारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित कर, ठीक है, मनुष्य, फसल, फलदायी वृक्ष, सब्जी, इन सब का जो विनाश होता है उसी को कहा जाता है बायो पॉल्यूशन। अब बायो पॉल्यूशन देखोगे तो वर्तमान में जैव हथियार के रूप में यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव हथियार के रूप में यूज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लें तो अक्टूबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके समाचार पत्र सन के फोटो में, फोटो संपादक हैं बॉब स्टीवेंस, है ना, उन्होंने एंथ्रेक्स नामक रोग से हुई मृत्यु ने जैव प्रदूषण को जैव आतंक का दर्जा दिया, बायो टेररिज्म का दर्जा दिया। ये कहाँ बताया गया, तो यूएसए के एक समाचार पत्र में, सन समाचार पत्र, उसके संपादक हैं बॉब स्टीवेंस, उन्होंने बताया कि एंथ्रेक्स नामक रोग था, वो जैव प्रदूषण नहीं, जैव आतंक का दर्जा उसको दे दिया गया। बाद में अमेरिका, न केवल अमेरिका नहीं, भारत, पाकिस्तान, अन्य देशों ने भी इस एंथ्राक्स बैक्टीरिया को क्या कर दिया, प्रदूषित लिफाफे लोगों के पास पहुंचने लगे और कई देशों के लोग इससे प्रभावित हो गए। मतलब एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को डाल करके एक दूसरे जगह पहुंचा दिया गया और वो वहां पर फैला दिया गया, उससे लोग, जैसे कि कोविड नहीं, कोविड चाइना से निकला बोलते हैं, पता नहीं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्लेम ऐसा किया जाता है कि चाइना के एक लेबोरेटरी से निकला, फिर अलग अलग जगह में। तो देखो चाइना तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, तो वहां से उसमें डाल के दे दो, जिस देश को मारना चाहोगे उस देश को मार सकते हो, ठीक है कि नहीं, खत्म, बना करके दे दो, यही तो है। और वहां के लोग पूरे प्रदूषित हो जाएंगे, मरने लगेंगे। अब वहां से जो सामान लेता है कोई अन्य देश, वहां भी ये पहुंच जाएगा। तो ये बैक्टीरिया या वायरस ऐसे चीज होते हैं जो बायो प्रदूषक के रूप में या बायो टेररिज्म के रूप में काम कर रहे हैं, याद रख लेना। इसी तरीके से 1519 में स्पेन की सेना, उन्होंने मेक्सिको में चेचक के वायरस का प्रदूषण फैला दिया। देखिए सॉरी, ठीक है, स्पेन की सेना ने मेक्सिको में चेचक के वायरस भेज दिए, वहां की आधी आबादी खत्म। 1530 में स्पेन में पुनः स्पेन ने पुनः मेक्सिको में चेचक, गलसुआ, खसरा, मिजल्स, मम्स बोलते हैं, उन सब का वायरस बैक्टीरिया भेज दिया, लाखों लोग उसमें मर गए। मतलब ये अब क्या यूज कर रहे हैं, हथियार के यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो जैव प्रदूषक है, बायो पॉल्यूशन है,
इसका यूज करके दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद आप देखोगे इसी में और देखिए 1754 से 1767 के अवधि में ब्रिटेन की सेना ने चेचक के मरीजों द्वारा ओढ़े गए कंबल है ना, जो कंबल चेचक के मरीज हैं, उसी उत्तरी अमेरिका के लोगों, उत्तर अमेरिका के लोगों को बंटवा दिया। देखिए ब्रिटेन के लोग अपने यहाँ के जो चेचक बीमारी से कंबल ओढ़े थे उस कंबल को उत्तर अमेरिका में बंटवा दिया। अब उसमें चेचक के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। अब वहाँ पर देखोगे एक जन समूह काल कल्वित आपका वहाँ पर एक बड़ा आघात उत्तर अमेरिका में देखने मिला। तो इस तरीके से बायो पॉल्यूशन या बायो पॉल्यूटेंट को एक आतंक के रूप में, एक टेररिज्म के रूप में यूज किया जा रहा है, इसको बताया गया है। ठीक है, जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन, रेमेडी बोलते हैं, उपचार क्या है? तो सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, इसकी सहायता से पर्यावरण में जो प्रदूषक है ना, या जो विषैले या हानिकारक पदार्थ जो बदलने की प्रक्रिया है, उस जैव उपचार को ही कम करना जैव उपचार है ना, उसको कम करना, प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो याद रख लेना, उसको जैव उपचार या बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है देख लो, यहाँ पर समझिए। बायो रेमेडिएशन का उद्देश्य क्या है? मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करना, प्रदूषकों को प्राकृतिक अपघटन कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। ठीक है, मतलब नेचुरल डिकम्पोज कर दो, उसका अपघटन कर दो, डिकम्पोजर होता है ना, ठीक है, उसके द्वारा, और वो खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा। अब जैव उपचार की तकनीक क्या है? तो दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। स्वस्थानीय जैव उपचार जिसको इन सिटू बायो रिमेडिएशन बोलते हैं, इन सिटू, और आपका बाह्य स्थानीय जैव उपचार जिसको हम लोग एक्स सिटू बोलते हैं। ठीक है, एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो दो प्रकार से। अब इन सिटू में क्या क्या आ जाएगा? बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो स्पार्गिंग, और याद रख लेना बायो ऑगमेंटेशन, जैव संवर्धन। इसी तरीके से बाह्य स्थानीय में क्या आ जाएगा भाई? कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स और बायो रिएक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से इसको जानना है। अब ये होता क्या है, इन सबको जानना है। पहले स्वस्थानीय में देखिए बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो स्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन। बाह्य स्थान में बाहर ले जाकर के कैसे? तो कंपोस्टिंग, कहीं पर ले जाकर के कंपोस्ट कर दो। लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स और बायो रिएक्टर्स। ये होता क्या है? एक एक शब्दों में इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए समझिए, छोटा सा, जैसे कि इन सिटू किसको बोलेंगे? प्रदूषित स्थान पर ही उसका उपचार करना। एक्स सिटू प्रदूषित स्थान पर जहां पर प्रदूषण, उसको दूसरे जगह पर ले जाकर के उपचार करना, एक्स सिटू। इन सिटू में आता है बायो वेंटिंग। ठीक है, इन सिटू में आता है बायो वेंटिंग, याद रख लेना, ये इन सिटू में आएगा, इन सिटू में बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग का मतलब है कि जिस स्थान पर प्रदूषण है, बायो आपका पॉल्यूशन है, वहीं पर उसको उपचार करना, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना, वहीं पर उसको स्वस्थ करना। बायो स्टिमुलेशन, पोषक तत्व को बढ़ा देना, वहीं पर ले जाकर के वहीं पर पोषक तत्व को बढ़ा देना। बायो स्पर्जिंग, भूजल में वायु प्रवाहित करना। ठीक है, भूमि जल में वायु वहीं पर डाल करके उस भूमि जल को फर्टाइल करना, बायो स्पर्जिंग। बायो आगुमेंटेशन, नए सूक्ष्म जीव वहां पर जोड़ना, नए सूक्ष्म जीव को वहां पर जोड़ दो वहीं पर। तो ये चारों आपका क्या हो जाएगा? ये चारों देखोगे इन सिटू में आएगा। तो इन सिटू में आप समझ गए होंगे कि बायो वेंटिंग मतलब वहीं पर ऑक्सीजन पहुंचा करके उसको स्वस्थ करना। बायो स्टिमुलेशन, वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा NPK जैसे कि भूमि में है तो उसको ठीक करना। बायो स्पर्जिंग, भूजल में एयर वायु डाल करके, ठीक है, और बायोगमेंटेशन, नए सूक्ष्म जीव वहां पर दे करके उसको ठीक करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स सिटू। एक्स सिटू में देखिए, एक्स सिटू में क्या क्या आ जाएगा भाई?
तो ये 4 1C2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1C2, ठीक है। 1C2 में कंपोस्टिंग, जैविक अपघटन करना, लैंड फार्मिंग। अब ये जैविक अपघटन दूसरे एक स्थान से ए से बी में हो करा जाएगा, एक स्थान से दूसरे जगह में ले जाकर के जैविक अपघटन कराया जाएगा। लैंड फार्मिंग, मिट्टी फैलाकर उसका उपचार किया जाएगा। मतलब इस जगह के मिट्टी को यहाँ डाल दो, इसको यहाँ पर पलट दो, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। बायोपाइल्स, मिट्टी के ढेर का उपचार करना। एक जगह में कहीं पर ढेर बन गया है तो इसको हटा करके दूसरे जगह जहां पर खाली है उस स्थान में डाल दो, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। बायोरिएक्टर्स, नियंत्रित टैंक में उपचार करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके, तो ये आपका 1C2 में आता है। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा InC2 में आता है और कौन सा 1C2 में आता है। और किस में हम लोग पढ़ रहे हैं? बायो रिमेडिएशन, मतलब जैव उपचार के बारे में ये सब पढ़ा जा रहा है, याद रख लेना। ठीक है, जैव उपचार के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो ये हो गया आपका जैव प्रदूषण। अब हम लोग ई अपशिष्ट प्रदूषण को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई अपशिष्ट प्रदूषण। ठीक है, 10 मिनट और आपका बच गया, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। तो ई अपशिष्ट प्रदूषण देखिए, एक ये बच गया, एक स्लाइड, और ये एक स्लाइड ये बच गया, उसके बाद आपका कंप्लीट। तो 2 स्लाइड है, 10 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे एक एक स्लाइड को, 5-5 मिनट में। फिर आपका पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स दोनों कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, है ना। मजेदार है कि नहीं? इतने सारे चीज को 2 घंटे का जो लेक्चर होगा उसमें कवर कर लेते तो और क्या चीज है यार, इतना पढ़ के जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। थोड़ा इसको मैं बड़ा करूंगा, बड़ा इसलिए करूंगा ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चलिए ई अपशिष्ट, ई वेस्ट क्या होता है इसको देखिए, है ना। ठीक, ई वेस्ट क्या होता है देखिए, यहां पर ये ई वेस्ट है ना। घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक उपयोग के बाद किसी चीज को घरेलू घर में यूज कर लिए या उद्योग में किसी संस्था में यूज कर लिए, उसके बाद उसको त्याग दिए, यूज किए फिर त्याग दिए, है ना। त्याग दिए गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसके विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये सब, है ना, उनके पुर्जे, उनको दोबारा यूज में लाना, ठीक है, उपयोग या रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहला जाएगा? एक बार यूज किए फेंक दिए, लेकिन उसको दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो उसी को कहेंगे हम लोग ई वेस्ट। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर, मिक्सर, चार्जर, केबल, एसी का, फ्रिज का, ये सब क्या है? ई वेस्ट है, ई वेस्ट। इसको याद रख लेना, ई वेस्ट याद रख लेना, ठीक है। एक बार यूज किए, उसके बाद उसको आप लोग क्या कर रहे हो? दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसको बोलेंगे ई वेस्ट। ई वेस्ट के सोर्स क्या है? ई वेस्ट के सोर्स क्या है? देख लो भाई, सोर्स क्या है, दिख रहा होगा आप लोग को, स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि और दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ई वेस्ट के सोर्स क्या है? जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से घरेलू उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, उसके रिमोट हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर, उन सबको फेंक देना, यूज करके खराब वराब हो गया तो फेंक देना। आईटी एवं संचार उपकरण में कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, राउटर, प्रिंटर, फोन, मोबाइल, ये सब। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में कैमरा, डीवीडी प्लेयर, में गेमिंग, म्यूजिक सिस्टम, ये सब। विद्युत उपकरण में पंखा, लाइट, बैटरी, है ना, उसका वायर, चार्जर, स्विच, केबल, ये सब हो गया। औद्योगिक उपकरण में कंट्रोल पैनल, मेडिकल डिवाइस, लैब उपकरण, ये सब कहाँ पर? तो ये सब सोर्स हैं, ठीक है। अब उद्योग जगत में हो तो वहां से ये सब आ जाता है। विद्युत जगत में हो, इलेक्ट्रिकल जो संस्थान है वहाँ, उपभोक्ता वाले किसी जगह में हो, आईटी वाले में हो, घरेलू उपकरण घर में हो, तो यहाँ से ये सब निकलता है। यही क्या कहलाता है? इसको यूज नहीं कर पाना आपका ई वेस्ट कहलाता है। अब ई वेस्ट के प्रकार, तो इसको हम लोग बड़े छोटे, आईटी, टेलीकॉम, उपभोक्ता, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके से बांट देते हैं।
तो बड़े उपकरण जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी हो गया, छोटे उपकरण मिक्सर, आयरन, ये दोनों नहीं पढ़ोगे तो पर भी चलेगा, ये आकार के आधार पर हो गया। आईटी और टेलीकॉम उपकरण में कंप्यूटर, सर्वर, ये हो गया। उपभोक्ता में यही सब आ जाएगा, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। प्रकाश में देखोगे लाइटिंग में सेफेल का बल्ब खराब हो गया तो आप फेंक देते हो, वो ई वेस्ट है ना, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, ये सब, तो ये सब आपको जानना है। इसके बाद आप लोग को समझना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज है, इसको छोटा छोटा चीज है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए ई अपशिष्ट में पाए जाने वाले खतरनाक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ना, आपके खतरनाक एलिमेंट्स, जैसे कि इसमें पाया जाता है सीसा, सीसा, सीसा इसका प्रतीक है प्लम्बम, पीबी, लेड बोलते हैं, ठीक है, लेड। ये बैटरी, सीआरटी, सोल्डर, इनमें क्या प्रभाव करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, याद रख लेना। पारा, पारा निकलता है, ये ऐसे एलिमेंट्स में पारा पाया जाता है जिसका फार्मूला है Hg। ये स्विच, CFL और थर्मामीटर में होता है, और ये हड्डी, गुर्दा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। कैडमियम, कैडमियम CD, ये बैटरी, चिप्स, पिगमेंट, ये सबको कैंसर जोखिम, गुर्दे, हड्डियां कमजोर। क्रोमियम Cr, धातु पर कोटिंग लगा रहता है और इससे कैंसर का खतरा होता है, श्वसन समस्या हो सकता है। आपका ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंस, ठीक है, BFR बोलते हैं, प्लास्टिक सर्किट बोर्ड जो होता है वहां पर ये इससे निकलता है। ये तत्व हार्मोनल असंतुलन बना लेता है, प्रजनन क्षमता को कमजोर कर देता है। बेरिलियम निकलता है, बेरिलियम देखोगे स्प्रिंग से, मिश्र धातु है, कनेक्टर जहां पर होता है वहां से ये बेरिलियम, और ये फेफड़े की बीमारी पैदा करता है। तो इस तरीके से ये कहाँ से निकलता है ये बता दिया गया है, और इसके प्रतीक चिन्ह बता दिए गए हैं, और इस प्रभाव क्या क्या डालता है इसको बता दिया गया है। तो ये सब कहाँ से, आपका ई वेस्ट से आता है, इसको याद रख लेना है भाई, किसी को कोई दिक्कत क्या। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसके प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। मिट्टी प्रदूषण, खतरनाक तत्व मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करेंगे, मिट्टी को उर्वरता। जल प्रदूषण, विषैले रसायन जल स्रोतों में मिलकर जल को दूषित कर देंगे, मानव को नुकसान पहुंचेगा। वायु प्रदूषण, जलाने या पिघलाने पर उसमें से विषैली गैसेस निकलेंगे, है ना, और वो आपका एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक आपका एयर पोल्यूशन बनाता है, याद रख लेना। और वो एयर पोल्यूशन आपके श्वास के जरिए तंत्रिका फेफड़ा को प्रभावित करेगा। मानव स्वास्थ्य पर कैंसर, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता, श्वसन रोग, त्वचा रोग, इस तरीके से बहुत सारे प्रभाव। पशु पक्षियों पर प्रभाव डालता है, जैसे कि विषैले तत्व भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे और जैव विविधता को घटाती है। पर्यावरण असंतुलन, इस प्रकार से बहुत सारे प्रभाव देखने मिलता है ई वेस्ट मैनेजमेंट का। इसीलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, ई वेस्ट प्रदूषण का, ठीक है, याद रख लेना। देख लेते हैं अब इसका गलत निपटान क्यों खतरनाक हो जाता है। तो खुले में जलाओगे विषैली गैसेस व धुआं निकलेगा। अम्ल में घोलने या अनौपचारिक तरीके से धातु निकलने से मिट्टी व जल प्रदूषित हो जाएगा। बच्चों और अनौपचारिक श्रमिकों के स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डालता है। पुनर्चक्रण योग्य धातुएं नष्ट हो जाती है जिससे आर्थिक नुकसान। अब कुछ चीज को फिर से रिसाइकल करके हम लोग यूज में ला सकते हैं, वैसे चीज को भी अगर आप लोग जला दोगे या वो कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आर्थिक नुकसान होगा, उसको यूज किया जा सकता था, ठीक है, याद रख लेना। तो ई अपशिष्ट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अपशिष्ट है। इसमें अनेक मूल्यवान धातुएं होती है जिन्हें सही प्रबंधन से हम रिसाइकल करके पुनः यूज कर सकते हैं, ठीक है, पुनः यूज किया जा सकता है भाई, रिसाइकल करना है। तो अगला हमारा देखोगे इसी में, देखिए अब इसका ई वेस्ट जो है इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो यहीं से आता है ई वेस्ट प्रदूषण से ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट याद रख लेना। तो कैसे करोगे, स्रोत पर पृथक्करण, ई अपशिष्ट को सामान्य कचरे से अलग रखें, अलग रखो, जनरल कचरा में मत रखो। संग्रहण, अधिकृत संग्रह केंद्रों पर सुरक्षित ढंग से उसको जमा कर दें। भंडारण, सूखे व सुरक्षित स्थान पर अस्थायी भंडारण करें। ये ऐसा देख रहे हो,
मतलब उसको छांट के रखोगे और जो यूज है करने लायक वो हो जाएगा। परिवहन, उसको परिवहन एजेंसी द्वारा सुरक्षित परिवहन करे, जो आता है ना आपका, ठीक है, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल वाला, जानते हो ना, रायपुर नगर निगम, तो उनका गाड़ी आता है, उसमें दे दो भाई, ठीक है। रीयूज, रीयूज, रिसाइकल, तो धातु, प्लास्टिक, कांच आदि की पुनर्प्राप्ति, रिसाइकल किया जा सकता है। रीयूज, जिन वस्तुओं का उपयोग संभव हो उन्हें पुनः उपयोग करें। डिस्पोजल, जो आपका चक्रित है ना, पुनः उपयोग नहीं हो सकते या जो आपका पुनर्चक्रित नहीं है, उसका वैज्ञानिक निपटान करो, क्योंकि ये प्लास्टिक पदार्थ है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ई अपशिष्ट प्रबंधन मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट का चक्र कैसे होता है, देखिए कहाँ से, स्रोत है ना, स्रोत से अलग पृथक्करण करके संग्रह करोगे, गाड़ी में दे दोगे, इसका भंडारण करोगे घर में, फिर गाड़ी वाला आएगा, गाड़ी वाले को दे दोगे, इसका रिसाइकल करोगे जितना का बनेगा उसका, और यूज करोगे, और यूज करके फिर से आ जाएगा। इस तरीके से इसका ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपका यूज किए, यूज करके आपका आया, उसको संग्रहित करोगे एक जगह, इकट्ठा करोगे, उसको भंडार बना दोगे, एक जगह स्टोर कर दोगे, स्टोर करके उसको गाड़ी वाला आएगा दे दोगे, फिर रिसाइकल होगा, रिसाइकल करके आपकी यूज के लायक फिर बन जाएगा। तो ये आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल है, इसको याद रख लेना, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल इसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से नियम बने हैं। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नियम बना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। किसी को कोई दिक्कत, एक बार बैटरी देख लेता हूँ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा नियम है, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 ये भी है, और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिसूचित है। इसमें बताया गया है ईपीआर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, याद रख लेना, ठीक है। एक्सपेंसल आपका प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका निर्माताओं को अपने उत्पाद के अंत जीवन चरण में अपशिष्ट संग्रहण व प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। अधिकृत संग्रह केंद्र और रिसाइकल के माध्यम से उसको प्रबंधित किया जाएगा। नगर पालिकाओं को ई अपशिष्ट प्रबंधन, ई अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करना पड़ेगा और ले जा करके वहीं डालोगे। उपभोक्ताओं को ई अपशिष्ट अधिकृत संग्रह केंद्र या टेक बैंक प्रणालियों में देना आवश्यक है, घर में ऐसे फेंकना नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा ई अपशिष्ट के डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग पर प्रतिबंधित रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। अनौपचारिक क्षेत्र में ना, औपचारिक क्षेत्र में बन जाएगा, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में कहाँ बनेगा यार, आप सोचो ना थोड़ा सा। तो ये हो गया इसके लिए नियम। इसके बाद देख लेते हैं इसका प्रभाव। प्रभाव तो देख चुके हैं यार, ठीक है, प्रभाव देख चुके हैं, ये अपशिष्ट प्रदूषण के प्रभाव देख चुके हैं, तो इसको और देखने की जरूरत नहीं। ये अपशिष्ट कम करने के उपाय, तो ये अपशिष्ट कम करने के उपाय, आवश्यकता अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदी करें, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल उत्पाद का उपयोग करें, उसका रिपेयर करके पुनः यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, नहीं न कि उसको फेंक दो और दूसरा ले आओ, ठीक है। आपका रिफर्बिश व पुनः यूज है ना, रिसाइकल को बढ़ावा देना है, ठीक, जागरूकता फैलाना है, जिम्मेदार उपभोक्ता बनना है, ठीक है। और पुराने उत्पाद का अधिकृत संग्रह केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर उसको दे देना है, फेंकना नहीं है। कुछ उदाहरण ये अपशिष्ट के यही सब हैं। ये अपशिष्ट इसको बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3R मेथड। 3R मेथड क्या है भाई, सुन लो भाई इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3R मेथड, ठीक है। 3R मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस कम करो, रीयूज पुनः उपयोग करो, और रिसाइकल पुनः चक्रण, ठीक है, ठीक। रिड्यूस, जो यूज कर रहे हो खराब हो गया उसको संग्रहित करो, स्टोर करके उसको फिर से बना दो, फिर उसका यूज करके फिर इस तरीके से। और सबसे मतलब ये एक चीज इसको याद रख लेना, रिड्यूस की ज़्यादा से ज़्यादा कम वस्तुओं को यूज करना है ना, ठीक है। ऐसा कोशिश करना है कि कम करें, वस्तुओं के यूज को हम कम करें, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि कम वस्तुओं को यूज कर पाए, ठीक है, अनावश्यक वस्तुओं को न खरीदे। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल 3R मेथड है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, याद रख लेना। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में विश्व में ये अपशिष्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपशिष्ट है, याद रख लेना। 1 टन मोबाइल फोन के ई अपशिष्ट से सोने की मात्रा 300 से 350 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। 1 टन मोबाइल फोन को आप इकट्ठा कर लोगे खराब वाला, तो 300 से 350 ग्राम क्या आ जाएगा, सोना मिल जाएगा। ये अपशिष्ट में सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड, ये सब रहता है जो खतरनाक एलिमेंट है और वो हमको प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ई वेस्ट प्रदूषण या ई वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस मेथड को पढ़ा है। इसको भी आप लोग को जानना है। इतना हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और जितने भी कानून हैं उसको एक साथ पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए भाई, क्या क्या देख लिए, देख लो क्या क्या देख लिए। इसमें हम लोग देख लिए वायु प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, वायु, ध्वनि, जल, रेडियो एक्टिव, और हम लोग ई वेस्ट, ई अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रदूषण ये भी देख लिए, ये अपशिष्ट प्रदूषण देख लिए। तो इन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया और इनके पॉल्यूटेंट्स, इसके सारे चीज़ को डिटेल में देख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन में। तो आप लोग एकदम से पढ़ते रहिएगा। इसके बाद हम लोग कर लेंगे आपका जो मानव और पर्यावरण है उसके बीच के संबंध को देख लेंगे। एक टॉपिक हमारा रहेगा जैव विविधता से संबंधित, एक टॉपिक हमारा रह जाएगा क्या भाई, ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी वाले रिसोर्सेस हैं उसको देख लेंगे, और एक टॉपिक हमारा रह जाएगा सारे कानून, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित संगठन, खत्म हो गया। तो इतना 3 क्लास और देखेंगे, आपका EVS वाला सेक्शन कंप्लीट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट मिलेंगे, हमारा अगला टॉपिक रहेगा जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है। चलिए, थैंक यू।